जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर आपका 11th इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जिसमें हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की जो सिटी होती है, शहर होता है। अब शहर कौन सा होगा, जहाँ पे वो रहते होंगे। अब वो किसके अंदर रहते हैं, कंडक्टर के अंदर, है ना, जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। दिख रहा है आपको सेफ। जैसे मान लो ये बैटरी है, तो एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल जुड़ रहा है और एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला इधर से फ्लो होते हुए इसके पास से जा रहा है और नेगेटिव वाला इधर से घूम फिर के फिर आ रहा है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन या करंट नहीं होता, उसका पूरा एकदम सर्किट ही होता है ना, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, हीट वगैरह सारी चीज़ें आती है। तो फ्रॉम पोटेंशियल टू पावर, ट्रेसिंग द जर्नी ऑफ चार्ज द मॉडर्न सर्किट, है ना। पोटेंशियल होता है तो वहाँ से पावर तक की जो जर्नी है वो, अब देखो ये है आपका क्या, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल या वोल्टेज। ये आपका जो लोड, अगर आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, एक तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूसेस इन होम्स। घर के अंदर या घरेलू जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं। और जो डिवाइस होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अपने आप को क्या कर लेती है, मैनेज भी कर लेती है। जैसे हॉस्पिटल हो, घर हो, इंडस्ट्री हो, जहाँ भी हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी सर्किट देखा ही होगा। अब उसमें क्या क्या चीज़ क्या होती है ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, है ना। करंट पानी को बहते हुए देखा है क्या? अगर पानी को बहते हुए देखा तो वैसे ही अगर करंट बहने, मतलब चार्ज या इलेक्ट्रॉन आपके बहने लग जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज जा रहे हैं या बह रहे हैं या फ्लो हो रहे हैं, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको क्यू अपन टी से नोमिनेट किया जाता है। तो आई का मतलब होता है करंट और इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर। क्यू का मतलब होता है चार्ज या नेट चार्ज, जो भी बोलना चाहो, और वो क्या होती है, उसकी यूनिट होती है कूलाम। टी का मतलब होता है टाइम और उसकी यूनिट होती है क्या, ऐसा यूनिट, सेकेंड्स। अब कभी कभार ये भी आ जाता है, आपको ध्यान रखना, 1 एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा, 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना, 1 कूलाम चार्ज को कर जो रेशियो रहता है उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। और 1 कूलाम के इक्वस टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 होता है। लेकिन आपके लिए अप्रोक्स इतना आप याद कर सकते हो अगर करना हो तो, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लो ये बल्ब लगा है और ये हमारी क्या है, कुछ बैटरी वगैरह है जिससे हम करंट चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी आपके क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से फिल होते हुए इस साइड जाएंगे, मान लो पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले जैसे ही ये नीचे हुआ तो नेगेटिव वाले इधर से होते हुए इस साइड जाएंगे। अब जहाँ पे भी ये मिक्स होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होने लग जाएगा, बल्ब भी ग्लो होना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इसको बोल, अगर ये स्विच ऑफ है तो इसमें एनर्जी फ्लो नहीं होगी, स्विच ऑन है तब फ्लो होगी। अब कन्वेंशनली करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे क्या बोला जाता है कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जाता है, लेकिन फिजिकली तौर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वाले चार्ज तो अपनी जगह जहाँ पे है बस वो वहीं पे रहते हैं। फ्लो कौन होते हुए जाएंगे आपके, ये देखो कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन फ्लो होंगे यहाँ तक, आपके इलेक्ट्रॉन ही इनको लेके आएंगे। चलो भाई अपन एंजॉय करना है, वापस आके इधर करंट को मिक्स करवाएंगे, है ना। ये वाला जो था वो क्लोज्ड सर्किट होगा अगर ये वाले को हम नीचे करते हैं तो। और ये वाला क्या रहेगा, जब बंद रहेगा तो ओपन सर्किट रहेगा। ये मतलब ऊपर ऊपर रहेगा तो ओपन सर्किट रहेगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन। करंट की यूनिट आपको याद रखना, एम्पियर होती है, चार्ज की कूलाम और टाइम की सेकेंड यूनिट होती है। आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आपने पोटेंशियल तो सुना होगा, क्षमता, ताकत वगैरह जो भी बोल दो, या विभव वगैरह हिंदी में। तो व्हाट मेक्स द चार्ज मूव, क्या ताकत है, क्या चीज़ है जो चार्ज को मूव करवा सकती है ना। एक कोई सा फोर्स होगा, एक पावर होगा, एक प्रेशर होगा।
तो अब देखो एक एनालॉजी बताती है कि मान लो ये पानी भर रखा है, इसमें हमने क्या भरा है, पानी भरा है। अब ये पानी भर रखा है हमने, तो यहाँ तक क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये बताओ अगर इसमें दोनों एक ही जगह पे रहे तो इसमें ऊपर पानी रहेगा और इसमें नीचे रहेगा, और एक ही पाइप से दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। इधर से पानी का लेवल कम होते हुए, दबाव बनते हुए, इधर का लेवल मतलब इधर का मान लो यहाँ तक है, तो यहाँ का भी कहाँ तक आ जाएगा, फिल होते हुए यहाँ तक इक्वली, मतलब बराबर हो जाएंगे पूरा का पूरा। ये एकदम कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पानी इसमें से फिलो होगा और फिलो होते हुए कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा था यहाँ से यहाँ तक का, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, अब हट जाएगा। मतलब जो अब डिफरेंस नहीं रहेगा, जो यहाँ से जो इतना आपका जो डिफरेंस आ रहा था वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो ऐसी जो बैटरी होती है ये क्या होती है, अगर कनेक्ट नहीं है, मान लो यहाँ पे कुछ लगा दिया तो पानी इधर आएगा ही नहीं, लेकिन एक दूसरे से ओपनली कनेक्ट है तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर रहने वाला है। ऐसे ये नेगेटिव वाला इससे कनेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव वाला इससे कनेक्ट नहीं है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इससे क्या होंगे, आपके चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, और ये बल्ब क्या करने लग जाएगा, फिर ग्लो करना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण। ठीक है, जो प्रेशर बनेगा उसके कारण। तो इलेक्ट्रॉन मूव ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होंगे कि बैटरी के द्वारा जो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, मतलब आप वायरिंग से एक सर्किट डिवाइस जोड़कर फिर चलाओगे तब जाके वो प्रोड्यूस होगा। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये डेफिनेशन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तब, तो आपको लिखना बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बी पोटेंशियल हो जाएगा, डब्ल्यू है आपका वर्क डन ये वाले का ये, और क्यू है आपका चार्ज। डब्ल्यू की यूनिट होती है वर्क की जूल, और इसकी चार्ज की होती है कूलाम। 1 जूल अपन 1 कूलाम को हम बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट, है ना। मेजर्ड बाय अ वोल्टीमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे मेज़र करते हैं, वोल्टीमीटर से। और वोल्टीमीटर को कैसे रखते हैं ये ध्यान रख लेना आप, पैरेलली रखा जाता है इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने बीच में जोड़ दिया, उसके लिए भी आपको एक दोनों वायर अलग अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब जो दबाव बनाते हैं उसके कारण, तो जो बैटरी है डिवाइस है वो क्या करती है, पोटेंशियल क्रिएट करती है। ओम भैया का नियम भी है, ओम्स लॉ क्या है, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन पुश वी एंड फ्लो आई, है ना। जो वी और आई का रिलेशन है, सीधी बात है, बी और आई का रिलेशन। तो बी, ओम्स ने बोला था कि जो बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। मतलब जो पोटेंशियल होता है वो करंट का डायरेक्टली, मतलब जिस रेशियो में तुमने पोटेंशियल बढ़ाया उसी रेशियो में, जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लग जाता है यहाँ पे, इक्वल, और एक कांस्टेंट लग जाएगा आर। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो बी इक्वस टू आई आर, ये आपका एक ऑफिशियल फॉर्मूला बन गया है ना, बी इक्वस टू आई आर। तो यहाँ पे क्या है, आर जो रहेगा वो कांस्टेंट है। जितना आप मान लो ये नीचे ग्राफ है, इसमें आप करंट बढ़ा रहे हो, इधर क्या बना रहे हो, पोटेंशियल को बता रहे हैं हम। तो अगर मान लो आपका पोटेंशियल यहाँ है तो करंट का रेशो ये रहेगा, पोटेंशियल यहाँ बढ़ा तो करंट यहाँ, पोटेंशियल यहाँ तो करंट, मतलब जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उसी हिसाब से क्या बढ़ेगा, आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो इनका रेशो रहेगा, ध्यान रखना, अमाउंट यूनिट बराबर नहीं दिखाई देगी आपको, क्या दिखाई देगा, इसका रेशो बराबर दिखाई देगा, है ना। और अक्सर इस टाइप का सर 12th या 10th में पूछा भी है, ये ग्राफ मतलब सिंपल था, 2 लाइन खींचो, बीच में से लाइन खींचो, उसको आर बराबर रख दो, आर रख दो उसको, बस ये हो गया आपका। लो था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, इट प्रोवाइड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। एक चीज़ ध्यान रख लेना कि यहाँ पे आपको एक चीज़ कांस्टेंट रखना है, लगभग क्या है वो कांस्टेंट, कौन सी चीज़ होगी आपकी, टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है वो आपका कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो मेटेलिक वायर के बीच में, जब उसको कनेक्ट कर दोगे उसमें जो करंट फ्लो होगा तो वो उसको क्या बोला उन्होंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रखा था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेटेलिक वायर, अब ये देखो क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। बस ये होगा हम सुन लो यहीं पे।
रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्ज के फ्लो को रोकता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब चार्ज के फ्लो को कौन रोकेगा? जैसे आपने मान लो एक वायर लग रहा था, अब उसमें कुछ रुकावट तो थी नहीं, आपने मालूम पड़ा कट करके उसमें कोई सी अलग डिवाइस जोड़ दी, तो ये सारा क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस होगा। अब कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? ये अक्सर पूछ लिया जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर या कारक कौन से हैं? वाई इज़ नॉट द फ्लो फ्री, क्यों वो फ्री फ्लो नहीं हो पाते? एटॉमिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑन एनर्जी, है ना। अब मान लो ये कंडक्टर है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो एरिया है, और एक क्या है इसका, ये वाला हिस्सा जो है वो इसकी लेंथ है ना। लेंथ और एरिया दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो आपने एरिया और लेंथ सेम रहने दी तो फिर तो जैसा है वो वैसे की वैसे ही रहेगा। तो जो आर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। एरिया के इन्वर्सली, अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले सकते, कोई सी गुफा में आप घूमने गए, मतलब काफ़ी पतली सी गुफा है, मतलब चूहे का बिल तो नहीं बोल सकते, कुत्ते का बिल या उससे थोड़ा सा बड़ा, उसमें आप घूमने गए हो और मान लो 10 मीटर है। अब कोई पतला व्यक्ति है तो वो थोड़ा आराम से निकल जाएगा, या थोड़ा भी बड़ा है जिसमें आपको झुक के भी जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या फील होगा? वहाँ पे रुकावट फील होगी। और वहीं आपसे ऊपर रोड पे चलने का बोले तो आपको रुकावट फील नहीं होगी। तो वही हिस्सा ही ये मान लेते हैं एक पाइप है, पाइप में से आपको जाना है इधर, और एक ये रास्ता है इसमें से आपको जाना है। तो पाइप में से आपको झुक के जाना पड़ेगा या रेंगते हुए जाना पड़ेगा, और इसमें से आप सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर मान लो ये इतना सा है तो आप फट से उचक के निकल जाओगे, यहाँ पे तो कोई हो ही नहीं रहा है। तो एरिया अगर बढ़ा दोगे तो दिक्कत कम है, एरिया कम है तो मतलब एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब जैसे इन्होंने बोल रखा कि अगर एरिया वही रहा और लेंथ डबल कर दी गई है तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डबल। अगर लेंथ वही रहने दी और रेजिस्टेंस को क्या कर दिया आप, सॉरी एरिया को कर दिया आपने डबल, अब क्या होगा? जो रेजिस्टेंस होगा वो आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा ना। पानी देखा होगा, छोटे वाले जो पाइप होता है उसमें तेज दूर तक जाता है और बड़े पाइप में पास जाता है, पानी वही आता है ना। वो उसके एरिया से फर्क पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए। ये इंपॉर्टेंट भी है। रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, है ना। रो डिनोट कर रही है आपकी रजिस्टिविटी। अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ, कोई सी ईंट लेके आ गए, आप बोलो कि इसको लगाओ इससे करंट फ्लो करवाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी तो बहुत कम है, मतलब है क्या, कमी है, नेगेटिव है बिल्कुल रजिस्टिविटी, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। इसकी यूनिट भी होती है ना, तो इसकी यूनिट निकलती है आपकी ओम मीटर। और रेजिस्टेंस जो आर है, आर की यूनिट होती है ओम और इसकी होती है ओम मीटर। कैसे निकाल सकते हो आप? ये वाले ए को यहाँ पहुँचाओ, देखो आर, ये वाला ए आ जाएगा आपका ऊपर, ये वाला ए ले जाएगा आपका नीचे, और ये रहेगा रो। तो ये इसकी और इसकी यूनिट क्या होती है? बराबर है, तो यहाँ पे एक एल बचेगा बस, है ना। एरिया को आप लिख सकते हो लेंथ इंटू लेंथ, है ना, ऐसे एल इंटू एल। तो एक एल से ये वाला एल खत्म, तो एक एल बचेगा। आर की यूनिट होगी क्या आपकी? ओम, और एल की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर। तो ये वाली आपकी यूनिट बनने वाली है उससे। हाँ, आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिविटी है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि रजिस्टिविटी सीरीज़ के एक क्वेश्चन आपके सिंपल पेपर एमपी बोर्ड के में दे रखा है 2025 के जो भेजा है उसमें, है ना। रो से हम रजिस्टिविटी को बताते हैं। मेटल्स कंडक्टर। अब देखो कौन सा मेटल है जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है, तो वो है आपका सिल्वर, जिसकी होती है 1.60 10 की पावर -9। मतलब माइनस में जो है ज़्यादा और माइनस में वो फायदेमंद, मतलब नाक के बराबर रजिस्टिविटी। कॉपर की होती है 1.62, बस यहाँ से थोड़ा सा अंतर होगा, किसका? 2 पॉइंट का, 0.2 का, बाकी सब सेम है। टंगस्टन, इसमें थोड़ा सा अंतर है वैल्यू का, है ना, 1.62 और इधर है 5.20। तो इधर यूनिट क्या हो गई? बढ़ गई। इसकी थोड़ी सी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये हल्का सा क्या हीट प्रोड्यूस करता है। अगला नाइक्रोम। अब देखो इसकी रजिस्टिविटी कम थी, इसकी थोड़ी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। अब ये भाई की तो थोड़ी ज़्यादा ही है नाइक्रोम, है ना। इसका वायर यूज़ करते हैं बल्ब वगैरह में
या हीटर वगैरह के वायर में यूज़ किया जाता है। इसकी होती है 100 × 10⁻⁶ ओम मीटर। अब ध्यान रखना, इधर पावर ज़्यादा है तो जैसी रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव है, मतलब जो यूनिट है वो नीचे आती जाएगी। इंसुलेटर जो होते हैं, अब देख लो भाई की किस में हो रही है, पॉजिटिव में, 10⁻⁶ और 10⁻14। तो मतलब ये रजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे ग्लास की 10⁻10 से 14 के बीच में, और रबर की लगभग 16 तक पहुंच जाती है ना। तो ये पावर है। यहाँ पे रजिस्टिविटी कम है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे मान लेते हैं न्यूट्रल है, एकदम नॉर्मल, जैसे नाइक्रोम की है। यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे तो अति हो जाती है, मतलब इसमें तो तुम कुछ भी कर लो, करंट कभी फ्लो हो ही नहीं सकता। अब वाई अलॉयस, क्वेश्चन ध्यान रख लेना, या तो ये इसका हो सकता है आपको केमिस्ट्री का बोल। अलॉयस लाइक नाइक्रोम, है ना, निकल और क्रोमियम का जो वायर होता है उससे मिला के बनाते हैं। हैव हायर रजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर्स, मेकिंग देम आइडियल फॉर हीटिंग एलिमेंट्स, है ना। इसमें इम्प्योरिटी वगैरह मिक्स करके बनाई जाती है, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे वो क्या करता है, हीटिंग एलिमेंट बन जाता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम वायर वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब का वायर बनाना, हीटर वगैरह का, उसके वायर में यूज़ करते हैं। अब कुछ सर्किट आते हैं आपके रेजिस्टेंस के, सीरीज सर्किट। एक पैरेलल होता है, एक सीरीज होता है। अगर आप एक ही लाइन में 3 रजिस्टर को लगा देते हो, 1 2 3, तो रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा आपको, ज़्यादा मिलने वाला है ना। तो इसमें देखो, रेजिस्टेंस आपने एक ही सीरीज में लगाया तो इस वाले ने वोल्टेज कुछ अलग लिया, इस वाले का वोल्टेज अलग होगा और इस वाले का वोल्टेज अलग होगा, क्यों, क्योंकि एक ही पाथ में गए ना। तो इसने मान लो पहले वोल्टेज को रोक दिया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इन तीनों का वोल्टेज क्या होने वाला, अलग अलग। लेकिन करंट जो है वो बराबर फ्लो होगा। मान लो ये 3 पाइप लगा रखे मैंने, ये B1 से मैं क्या दे रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, और आर क्या है, उसकी शेप है। मान लो ये बड़ा है पाइप है, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे छोटा है। अब इसमें से क्या फ्लो हो रहे हैं, आपके करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अब मान लो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन मैंने दिए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होंगे, फ्लो होते जाएंगे। यहाँ पे आके तो जितने इधर से जाएंगे वो उतने ही आ जाएंगे ना वापस यहाँ पे। तो अगर एक भेजा तो यहाँ पे आके भी एक ही पहुँचेगा, 2 भेजे तो यहाँ पे 2, मतलब करंट में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये होगा, यहाँ वाले भेजा था, अगर ये यहाँ से भेजूंगा मैं डायरेक्ट, अगर इधर से भेजा तो वो मान ले 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया। अब ये भाई घूमते घूमते आया, थोड़ा ऊपर नीचे, तो ये 2 सेकंड में आया, है ना। तो ये कंडीशन हो सकती है, बाकी तो कोई वो नहीं है। बाकी बस यही है आपका। तो सीरीज़ में है, मतलब एक साथ कनेक्ट। तो आपको क्या करना है, अब वोल्टेज देखना आपको, कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है। B1 जोड़ा, B2 को जोड़ा और B3 को जोड़ा, तो तीनों को आपको जोड़ लेना है, ऐड कर देना है। और तीनों की जगह फॉर्मूले में क्या रखना, आपको मिल जाएगा RS R1 + R2 + R3। अब मैं बता देता हूँ क्या रखते हैं हम। B = ओम लॉ से रखते हैं। B बराबर आता है आपका I या RI, आप जो भी लिख दो। तो B1 है ये वाले, इसके लिए जो रेजिस्टेंस और करंट रहेगा वो क्या रहेगा, ये दोनों का इंटू करो तो क्या बनने वाला है, I R1। इस वाले के लिए I R2 और इस वाले के लिए I R3। बस यहाँ पे वो ही रखा है ना। B की जगह रखो आप IR = I R1 I R2 + I R3। I कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बाइक क्या बचेगा, बस R1 R2 और R3। टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक किसी रेजिस्टेंस से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। पैरेलल सर्किट होता है, मतलब आप क्या करते हो, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके लिए पॉजिटिव के लिए अलग वायर ऐड करा, फिर इसके पॉजिटिव के लिए अलग, और सारे नेगेटिव को आपने एक नेगेटिव अलग से जोड़ के रखा, जो हम घर में जोड़ते हैं, है ना, उस टाइप से। से चलेगा। अब ये सारे आए तो वो क्या मिलेंगे, यहाँ पे मिल गया क्या, है ना, मिले तो यहीं पे है। मतलब क्या है, पोटेंशियल तो वही है। 1 सेकंड में ये भी भाई यहाँ आ गया, ये भी आ गया, ये भी आया, क्योंकि रास्ता वैसे ही था, तीनों के लिए सेम था रास्ता, है ना, दूरी बराबर थी, वापस घूमते हुए
आपके क्या हो जाएंगे, इधर से घूमते ये चले गए। लेकिन कंडीशन ये है कि जो करंट है आपका, ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा, है ना। करंट अलग हो जाएगा यहाँ पे। करंट अलग कैसे कि इसमें गया तो I1, इसमें I2, इसमें I3। मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें 2 गए, इसमें एक ही गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और रेजिस्टेंस तो आपके तीनों के अलग अलग होंगे, है ना। हो सकता है इसमें जो रास्ता हो, इसमें ब्रिज बना दिया, मान लो ये छोटा हो, इसमें थोड़ा बड़ा हो, इसमें सबसे बड़ा हो, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए क्या लिखते हैं, टोटल करंट इज़ द सम ऑफ द सेपरेट ब्रांच करंट, है ना। टोटल करंट कितने बार है, आई अगर यहाँ दिया तो यहाँ भी आई मिलना है आपको, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसको सोल्व भी कैसे कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे सोल्व। आई इक्व टू रखते हैं हम बी अपॉन आर, और दूसरा I1 इक्व टू हो जाएगा आपका बी अपॉन R1, I2 इक्व टू हो जाएगा आपका बी अपॉन R2, और I3 इक्व टू हो जाएगा आपका बी अपॉन R3। ये अगर आप यहाँ पे रखोगे, नहीं यहाँ इस जगह पे आप I की जगह रखो पहले तो बी अपॉन R, फिर रखो बी अपॉन R1, बी अपॉन R2 प्लस बी अपॉन R का 3। बी कॉमन दिख रहा है तीनों जगह, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बस आपका यही बचने वाला है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इज लोअर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, पूरे का जो रेजिस्टेंस रहेगा निकाल लोगे पैरेलल का, वो एक छोटे से भी क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है ना। तो हो सकता है यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। पैरेलल इन प्रैक्टिस, अब देखो पैरेलल का प्रैक्टिस ये सीरीज़ में लगा रखा, अगर सीरीज़ में एक भी बल्ब खराब हुआ तो ये बाकी के गिलो करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे ये 3 जल रहे हैं, फिर अब ये जैसे आपने सीरीज देखी होगी, एक बल्ब खराब हुआ पूरा वो क्या होगा, खराब होगा। क्यों, क्योंकि इस वाले के पास करंट आएगा तो वो इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, इस टाइप से घूम के जाता है। अब इसमें देखना, मान लो ये डिवाइस जा रही है, इसके लिए चार्जेस अलग गए, दूसरी वाली ये है फैन के लिए, मान लो ये जो भी स्विच है उसके लिए वायर अलग गया, फिर ऐसे ही टीवी के लिए अलग, और ये बल्ब के लिए अलग। अब मान लो तो ये वाला स्विच आपने ऑन कर रखा है या ऑफ कर रखा, 2 ऑफ कर रखा, तो एक चीज़ ही चलाना है आपको, तो उसका स्विच आप ऑन कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका पूरे के पूरे ही चलेंगे, तो इससे हमें क्या है, लाइट का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये हमारा सॉल्यूशन है पैरेलल में, आपका जो आपको ज़रूरत है वो चला सकते हो, है ना। कंपोनेंट्स फेल द सर्किट ब्रेक्स, कंपोनेंट अगर एक खराब हुआ पूरा सर्किट खराब। इम्प्रैक्टिकल फॉर मिक्स्ड अप्लायंस, अ बल्ब एंड अ हीटर नीड डिफरेंट करंट बट वुड बी फोर्स्ड टू शेयर द सेम फ्लो, है ना। कुछ डिवाइस अलग अलग वोल्टेज यूज़ करती है, इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है, करंट यूज़ करती है, पावर, लेकिन करंट का फ्लो सेम ही रहता है। जो हमारे घर पे जो अप्लायंस होते हैं वो 220 वोल्ट लगभग यूज़ करते हैं। इधर ईच गैजेट हैज़ इट्स ओन स्विच, सबके अपने अपने स्विच हैं। ईच डिवाइस ड्रॉ एग्जैक्टली द करंट इट नीड बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस, है ना। जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना अपना वो डिवाइडेशन हो जाता है। एवरी डिवाइस गेट्स द फुल सोर्स वोल्टेज, हर एक डिवाइस को फुल सोर्स वोल्टेज चाहिए रहता है। द हीटिंग अफेक्ट, हीटिंग अफेक्ट किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना। जो जूल्स का लॉ था उन्होंने दिया था कि एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट सोर्स एनर्जी इज डेसिपेटेड इंटायरली एज हीट, है ना। तो ये क्या होती है, जो एनर्जी होती है उसकी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब अच्छे एग्जांपल समझना, एक जगह आपको मान लो 5 मिनट में पहुंचना है, आप लेट हो गए एग्ज़ाम में, आपके पास बाइक है और एक और व्यक्ति है जिसके पास बाइक नहीं है। अब आप एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँचे और साथ ही आपका फ्रेंड जो है वो भी पहुँचा। अब देखना वो एकदम गर्म दिखेगा आपको, क्यों, या हाँफता हुआ दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आया और अपनी एनर्जी वेस्ट करता हुआ आया। तो अब पैदल चलने में क्या होगा, उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो वो अब एनर्जी किस फॉर्म में, पसीना जो निकल रहा है वो मतलब हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होती है, जब रेजिस्टेंस आता है तो उसको रोकता है, जैसे ही रुकावट पैदा होती है तो वो एनर्जी फॉर्म में निकलती है। अब पावर जो निकलता है, एक फॉर्मूला याद रख लो, P इक्वस टू बी आई, है ना। अब यहीं से चेंज हो जाता है। अब जैसे एनर्जी सप्लाइड इन टाइम, टाइम के लिए एनर्जी सप्लाई होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं P इंटू टी, या ये P की जगह आपने क्या रखा, बी आई, तो ये उठा के यहाँ रख दोगे तो ये बी आई टी बन जाएगा, है ना। ओम्स लॉ से
ई को ही हम क्या बोल देते हैं, एज बोल देते हैं। तो ये बी की जगह आप क्या लिख दो, आई आर, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर, है ना। मैं लिख भी देता हूँ कौन सी चीज़ से क्या बन रहा है। यहाँ तो बी आई टी बन गया, तो ये ई की जगह हमने क्या रख दिया, एच, एनर्जी को हीट बोलते हैं। आई इंटू आई क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर, और ये आपका टी, है ना। ये जो दे रखा है जिसको बोलते हैं हम जूल्स लो। जूल्स लो क्या है, एच इक्वस टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। जो करंट है उसका स्क्वायर, टाइम और रेजिस्टेंस और टाइम। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब करंट उसके स्क्वायर यूनिट में उसमें आएगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा, मतलब करंट उसके डबल से, मतलब उसके स्क्वायर टाइम आएगा, ठीक है। जो टाइम है उससे स्क्वायर टाइम में आएगा तो हीट क्या हो जाएगी, क्योंकि उसमें से निकल नहीं पाएंगे। मान लो एक गेट है उसमें 100 लोग एक साथ निकलना चाह रहे हैं तो नहीं निकल पाएंगे ना, धक्का कोई इधर गिर रहा कोई इधर गिर रहा, तो उस टाइप से हीट प्रोड्यूस होगी। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, हीटिंग अफेक्ट के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो देख लो। एनर्जी का डिसिपेशन होता है। अब हीटिंग एलिमेंट, इसमें नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने बताया ये वायर जो है वो नाइक्रोम का है जो हीट प्रोड्यूस करता है। डिवाइस लाइक आयरन एंड टोस्टर्स यूज अलॉयज लाइक नाइक्रोम फॉर देयर हीटिंग एलिमेंट, है ना। इन दोनों को क्या प्रेस भी हम गर्म करते हैं, टोस्टर को भी गर्म करते हैं जिसमें ब्रेड वगैरह को सेकते हैं। तो इसमें हीटिंग अफेक्ट वाला वायर यूज़ करते हैं जो कौन सा है, नाइक्रोम को, इसलिए ही बनाया जाता है। वाई, हाई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रुकावट ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा टकराएंगे तो मतलब बाहर एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट ऑक्सीडाइज वर्म एट हाई टेम्परेचर, है ना। हाई ऑक्सीडाइजिंग है लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि हवा मिलते उसको आग लग जाए, ये मतलब इंटीरियर में ही रहेगा। द सेफ्टी कट ऑफ द फ्यूज़, फ्यूज़ क्या होता है, जैसे मान लो ये वायर है, अब क्या है ये कांच वगैरह के अंदर ये लगा रखा है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, मतलब कम, इसको कांच में क्यों लगा रखा है, क्योंकि बाहर के ऐसा नहीं हो बाहर के टेम्परेचर से क्या हो जाए, पिघल कर टूट जाए। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कहीं पर फॉल्ट वगैरह लोड बढ़ा, तो ये वायर क्या होगा, यहाँ पर टूट जाएगा। ये टूटा तो अब इसके बीच में गैप बन गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, तो अब करंट फ्लो नहीं होगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर बोलते हैं, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देना, है ना। इसको सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। इफ़ करंट आई एक्सीड द रेटिंग द हीट एज आई स्क्वायर आर टी मेल्स द वायर ब्रेकिंग द सर्किट, है ना। जैसे ही ये हीटिंग इफेक्ट शो करने लगेगा, लोड बढ़ेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। कैलकुलेशन, जैसे एक आयरन है 1 किलोवाट और 220 वोल्ट का वो क्या वोल्टेज यूज़ कर रही है ना, तो उसको जो करंट जो मिल रहा है उसको 5 एम्पियर मिल रहा है। तो पूछ सकते हैं मतलब कितने वाट की वो डिवाइस होगी। वैसे तो उन्होंने दे ही रखा है 1 किलोवाट की, तो अब रेजिस्टेंस कितने का हो रहा, कितने ओम का रेजिस्टेंस हो रहा है, तो आप फॉर्मूले में रख के इसको निकाल सकते हो। प्रोड्यूसिंग लाइट, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। इनकंडेंसमेंट बल्ब, टंगस्टन फिलामेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो वायर बना हुआ है ये टंगस्टन का है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर हमें आइट साइड नहीं मिलता है। मस्ट बी वेरी थिन एंड लॉन्ग टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, इतना ज़्यादा पतला होता है कि बेचारा इलेक्ट्रॉन भी रो रो के निकलता है इसमें से, इतना पतला होता है, देख लेना कभी वायर। और लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि बेचारे को घूम घूम के चक्कर आ जाते हैं, तो वो यहीं पे क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाता होगा। इनएक्टिव गैस फिल्ड विथ नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। इस बल्ब के अंदर कोई सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस होती है, नाम याद रख लेना आप। 2 गैस भरी जाती है, एक तो है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन, और दूसरी है आर्गन। क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर ना आए नहीं तो ख़राब कर देगी, जंक वगैरह कुछ भी लग सकता है। साथ में यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग सपोर्ट, ये वाला ग्लास वगैरह जो थर्मली आइसोलेटेड द फिलामेंट टू रिटेन हीट, है ना, हीट को रोकने के लिए ये फिलामेंट का यूज़ करते हैं। द गोल क्या है, रिटेन एज मच हीट एज पॉसिबल टू इमिट लाइट, है ना, जितने से ज़्यादा हो सकती है उतनी लाइट को इमिट होने से इमिट करवा सकें। इनकंडेंस विथआउट मेल्टिंग मेटल, है ना, मेटल को पिघलाए बिना आपको लाइट को जलाना, मतलब हीट बनाना है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ये तो सुना ही होगा कि यार पावर चली गई है, लाइट चली गई है, तो पावर यही है, क्या है, पोटेंशियल कितना आ रहा है और करंट कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट को हम बोलते हैं पावर।
द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, कितनी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड, जितनी एनर्जी से ये क्या होगी बढ़ेगी उसको ही बोलते हैं। तो अब अगर ये देखो दो तरीके से, अगर सीरीज़ में है तो क्या कर रही है हीटिंग, और पैरेलल है तो उसका वोल्टेज क्या रहने वाला फिक्स। तो सीरीज़ के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं P=I²R, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं, B की जगह रख देते हैं IR, तो ये I²R हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे I की जगह रख देते हैं B/R, तो ये B²R। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की याद रख लो आप, वाट, है ना, वाट लगा दी, पावर तो इतनी है। 1 वाट = 1 वोल्ट × 1 एम्पियर। और जो द पावर इज अ रेट, एनर्जी इज अमाउंट पावर इनटू टाइम, है ना, जो घर पे मीटर लगा होता है उसकी पावर की जो रेटिंग होती है उससे क्या होती है यूनिट लिखी जाती है और अमाउंट दिया जाता है। कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, कमर्शियल मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो कमर्शियल तौर पे ही होता है, मतलब व्यावसायिक तौर पे जो यूज़ करते हैं उसके लिए। हाउ वी मेज़र एंड पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कैसे पैसा मतलब देते हैं। द वाट इज़ टू स्मॉल फॉर प्रैक्टिकल कमर्शियल मेजरमेंट, वाट की यूनिट है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन इतनी हाई पावर की होती है जितना अपना घर का महीने भर का यूज़ होगा वो एक दिन में कर देती होगी। वी यूज़ द kWh/h या kWh में के BH में हम उसको मेज़र करते हैं, कॉमनली नॉन एज अ यूनिट, है ना। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं kBH यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन भी पे फॉर द एनर्जी यूज टू मूव देम, है ना, हम इलेक्ट्रॉन को मूव करने के भी पैसे दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं देते हैं ये आप बताओगे। अब मैथ में 1 kWh मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट × 1 आवर, इस टाइप से हम मेज़र करते हैं। 1 kWh को हम क्या करते हैं, एक घंटे में होते लगभग 3600 सेकेंड्स, इसका इंटू कर लेंगे। देखो इधर 2 जीरो, 3 जीरो, इधर 5 और एक 6 को पीछे कर देंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा 6, और 3.1 kWh की वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻6 जूल। अब देखो ये एक मीटर है और इसमें एक रीडिंग दे रखी है, इसकी यूनिट निकाल के आप कमेंट में बता सकते हो। एनर्जी की इक्वेशन जो है, जर्नी फ्रॉम चार्ज टू बिल्स मतलब चार्ज से लेके बिल तक की जो जर्नी होती है, चार्जेस फ्लो होते हैं किसी टाइम पर्टिकुलर में और उस फ्लो को हम बोलते हैं करंट, है ना, चार्ज के फ्लो को करंट बोलते हैं। पुश्ड बाय वोल्टेज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वोल्टेज के द्वारा पुश किया जाता है मतलब धकाया जाता है इसको आगे साइड। अब उसके कारण क्या होता है, हमारी जो डिवाइस होती है रेजिस्टेंस होता है वो क्या ले लेता है, वर्क करने स्टार्ट करता है, और वो वर्क क्या होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टार्ट होता है ना। वर्क क्या है, हीट और एनर्जी के फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से वो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पावर, और जो पावर यूज़ हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसका कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे लाइट वगैरह जल रही है तो फाइनल टाइम पे हमको रिजल्ट कमर्शियल पर्पस में मिल जाता है। द फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फिजिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड है। तो थैंक यू। कैसा लगा है टॉपिक्स और कैसी लगी है वीडियो, आप ऐसे ही वीडियो और इसके न्यूमेरिकल भी हैं कुछ 5 या 6 न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है वो भी अगली वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो आप लास्ट तक देखें तो और बढ़िया है।